नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, जिस बात के लिए मैंने आपसे वक्त लिया था और मैं आपसे लगातार ये चर्चा कर रहा था कि मैं 1 या 2 दिन में आपको कुछ बात बताने वाला हूं और मैं लगातार अपने वकीलों के संपर्क में था, उनसे जानकारी ले रहा था कि वो अब क्या सोच रहे हैं। हमने उनसे आग्रह भी किया था कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या इस दिशा में बात बढ़ सकती है आगे? मित्रों, हमारे वकीलों ने कहा, हो नहीं सकता है, हम संपूर्ण रूप से उसकी तैयारी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक के बाद एक संदेश के बाद भी अब कुछ दिनों का ही हम सरकार को मोहलत देने वाले हैं और सरकार से तात्पर्य है अदालत को भी और सरकार दोनों के बारे में आज मैं विस्तार से बात करूंगा। दिशा सुशांत को न्याय तब तक नहीं मिल सकता है मित्रों, जब तक कि सरकार नहीं चाहेगी। तो क्या महाराष्ट्र की सरकार चाह रही है कि दिशा और सुशांत को न्याय मिले? अभी तक के व्यवहार से, अभी तक के आचरण से तो बिल्कुल लग रहा है कि सरकार चाहती तो जरूर है, लेकिन रवैया बहुत ढीला है और कभी-कभी उनके ढीले रवैये से यह भी संकेत जाता है कि सरकार नहीं चाहती है कि दिशा और सुशांत को न्याय मिले। इसलिए हमने अपने वकीलों से बात की और हमने ये जानने की कोशिश की कि इसका और क्या तरीका हो सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के मुकदमे को लोगों ने ट्रांसफर करवाया था गुजरात से महाराष्ट्र और उसकी सुनवाई हुई थी। और तब जबकि गुजरात के कद्दावर नेता थे अमित शाह जी, गुजरात में अमित शाह जी के मुद्दे पर जो कुछ भी सुनवाई हो रही थी, उस पर विपक्ष ने और खासतौर से कांग्रेस पार्टी के सिपहसालारों ने, और याद होगा तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में आपको। तीस्ता सीतलवाड़ बहुत छोटे मोटे घर की नहीं है। उनके पिताजी सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं। तो तीस्ता सीतलवाड़ के घराने ने विद्रोह किया हुआ था अमित शाह जी के खिलाफ और अमित शाह के लिए जो सुनवाई हो रही थी, वो उसको कहा गया कि गुजरात में न्याय नहीं मिल सकता, महाराष्ट्र ट्रांसफर किया जाए। महाराष्ट्र ट्रांसफर किया गया। अब क्या दिशा और सुशांत को न्याय महाराष्ट्र में मिलना मुश्किल हो रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है। अभी भी हम लोग पूरी तरह से ये नहीं कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की अदालतें, खासतौर से मुंबई हाई कोर्ट, हमें न्याय नहीं देना चाहता या हम सबको न्याय नहीं मिल सकता है वहां से। अदालत पर कोई शंका नहीं है, लेकिन शंका है महाराष्ट्र की प्रशासन पे और महाराष्ट्र की पुलिस पे। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है मित्रों। बहुत भारी मन से मैं आज ये बात कह रहा हूं। सब लोगों को यह अपेक्षा थी कि जब सरकार बदलेगी, बाप बेटी की सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, तो दिशा और सुशांत को न्याय मिलने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। और कदम उठाए भी गए, लेकिन वो सारे कदम ऐसा लग रहा है आइवॉश था। 22 में सरकार बनी, अब जब दोबारा सरकार बनी है 22 में, तो ये मुख्यमंत्री नहीं थे। 22 में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी थे, लेकिन गृह मंत्रालय बीजेपी के ही पास था। सर्वे सर्वा थे, लेकिन चलिए हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की कोई अपनी बात रही हो, तो उन्होंने
एसआईटी तो गठित कर दिया 2022 में, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़े। आज की स्थिति बिल्कुल उलट है, बिल्कुल उलट है। उस वक्त मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, अब मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, जो तब होम मिनिस्टर थे, आज भी होम मिनिस्टर हैं। लेकिन आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है। कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे सलमान खान से उनकी दोस्ती के किस्से हैं। सलमान खान से दोस्ती के किस्से तो देवेंद्र फडणवीस के भी हैं। सलमान खान से दोस्ती के किस्से तो बड़े बड़े नेताओं के हैं, जिनका भी नाम लें सबके साथ सलमान खान की दोस्ती है। तो उस वक्त ये हुआ कि नहीं, सलमान खान से दोस्ती है एकनाथ शिंदे जी की, इसलिए इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब दूसरी दफा सरकार बनी, लेकिन उस वक्त भी दबाव पड़ा, तो एसआईटी गठित हुआ। और ये हमने आपने नहीं कहा, इनके पार्टी के एमएलए ने, इनके पार्टी के मंत्री ने, जो उस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर थे मोदी की सरकार में, और उनके पुत्र जो अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं फडणवीस जी की सरकार में, वो दोनों ने कहा कि हमारे पास डिजिटल एविडेंस है दिशा की हत्या के, और ये एविडेंस के आधार पर आपको एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए। उस एविडेंस का संज्ञान लेते हुए देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस में बयान दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि हमको और आपको बताया है, पूरी मीडिया के सामने माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बयान दिया है कि सरकार के पास नए सबूत आ गए हैं और उसकी आलोक में हमने एसआईटी गठित किया है। तो ये कोई अनायास ही तो बात नहीं हो रही थी। किसी तीसरे व्यक्ति ने तो जाके नहीं कहा, व्यक्ति वही थे देवेंद्र फडणवीस। तब वो होम मिनिस्टर थे, आज वो मुख्यमंत्री भी हैं और होम मिनिस्टर भी हैं। तब भी होम मिनिस्ट्री बीजेपी के पास थी, तब उन्होंने आकर के मीडिया में बयान दिया था कि नए सबूत आ गए हैं और उस नए सबूत के आधार पर हमने एसआईटी गठित किया है। तो वो नया सबूत कहां गया? वो कौन सा नया सबूत था? जिस नए सबूत को पुलिस ने कूड़ेदान में डाल दिया, वो सबूत गया कहां? कौन पूछेगा उस नए सबूत के बारे में? हमने नहीं कहा था कि नया सबूत आ गया, ये तब की बात है, 2022 जुलाई की बात है। हमने तो नहीं कहा था। हम तो तब भी इंतजार कर रहे थे कि सरकार क्या करती है। हमारी एंट्री तो 2023 सितंबर में हुई है, उसके पहले भी हमने केस तो शुरू किया था लेना, लेकिन जनता की अदालत हमने 15-16 सितंबर 2023 को लगाई। तो उसके पहले तो हम नहीं थे सीन में। हम तो आपको देख रहे थे। हमें आशा थी कि सरकार बदली है 22 में, आपको होम मिनिस्ट्री मिला है, सरकार कुछ काम करेगी। 1 साल तक हमने इंतजार किया, आपने कुछ नहीं किया। तब हमने जाकर के जनता की अदालत लगाई और जनता की अदालत लगने के बाद यह तय किया देश ने कि इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यह देश का फैसला था, यह एसएसआर वॉरियर का फैसला था, यह दिशा के लिए न्याय मांगने वालों का फैसला था। अकेले क्यूबाइब का फैसला नहीं था, अकेले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन का फैसला नहीं था। उन सबके जन समर्थन से, उन सबके हौसले से यह तय हुआ कि इस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए और यह लड़ाई ईमानदारी से लड़ी जाए, जो देश के लिए नजीर बने। तो जब आपके पास फैक्ट आ गए थे, आपके पास एविडेंस आ गए थे, आपने ये कैमरे पर बयान दिया है फडणवीस महोदय जी, तो वो कहां है वो एविडेंस? अब वो एसआईटी को एविडेंस नहीं मिला। आपका एसआईटी 2025 में एफिडेविट दे रहा है अदालत में कि वो तो सुसाइड ही था। तो फिर आपने एसआईटी क्यों गठित की? एसआईटी तो गठित हुई थी, आपका बयान था कि फ्रेश एविडेंस है, उस एविडेंस के आधार पर मैंने एसआईटी गठित किया है। क्योंकि तब आपको मीडिया में बयान देना था, आपको यह बात खाली उसको लेजिटिमाइज करना था कि एसआईटी क्यों गठित किया है। तो उसके लिए आपने तर्क ढूंढ लिया कि मेरे पास नए एविडेंस हैं, और अब आपकी वही पुलिस, वही एसआईटी फाइंडिंग्स अदालत में एफिडेविट देके कह रही है कि कोई सबूत नहीं मिला, और सबूत मिला नहीं, कोई जांच हुई नहीं। यह है आपके एसआईटी का कृतित्व और यह है आपका गवर्नेंस मॉडल। दुनिया का कोई मीडिया संस्थान आपको यह सवाल नहीं पूछेगा, लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क डंके की चोट पर यह सवाल आपसे देवेंद्र फडणवीस जी पूछ रहा है
कि आपका गवर्नेंस मॉडल किधर है, कैसी पुलिसिंग है आपकी। अरे रोज रोज वो अदालत में फटकार सुनती है आपकी पुलिस, रोज रोज आपको अपमानित होना पड़ता है, लेकिन लगता है कि उस अपमान का कोई मतलब नहीं है राजनेताओं के लिए। जो अदालत फटकारती है, डांटती है, उसका कोई मतलब नहीं है। हमने दृष्टांत दिया हुआ है कि मुंबई पुलिस ने कैसे एक इसी प्रकार के मर्डर को करके उसको सुसाइड डिक्लेयर किया था और हाई कोर्ट ने भी उसको मान लिया और वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुंबई पुलिस झूठ बोल रही है, इसको हटाओ, नया फ्रेश एफआईआर करो और इंक्वायरी करो। ये मई 2025 का फैसला है, उसको कोर्ट कर रहे हैं। और तब मैं आपको कह रहा हूं कि कैसे मुंबई पुलिस की बदनामी हो रही है, कैसे मुंबई पुलिस को फटकारा जा रहा है, और ये आपका गवर्नेंस मॉडल है। यू आर द होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, अंडर योर नोज दिस ऑल इज हैपनिंग। तो who will be held responsible? Honorable Devendra Fadnavis Sahab, you tell me. Are you going to fix responsibility on others? Then who will be? Please tell us the name. And I'm sure that you don't have name. उसके बाद भी आपको सब कहते रहे कि नहीं देवेंद्र फडणवीस जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारे एविडेंस है हमारे पास आपके नाकारापन का, आपके डूबियस गवर्नेंस का, आपके झूठ का। और आप झूठ बोल रहे हैं ब्रॉड डे लाइट में। आप गुलदस्ते स्वीकार कर रहे हैं, आप अपने होम मिनिस्टर की अवहेलना कर रहे हैं, आप अपने प्रधानमंत्री की अवहेलना कर रहे हैं। पार्लियामेंट में विधेयक पेश होता है कि भ्रष्टाचारी, ड्रग डीलर वो बचना नहीं चाहिए। 30 दिन तक अगर वो जेल गया तो उसकी, वो मुख्यमंत्री रहे चाहे प्रधानमंत्री रहे, उसका पद जाएगा। इस तरह के विधेयक पेश हो रहे हैं। लेकिन हमारे गृह मंत्री को और हमारे महाराष्ट्र के गृह मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ता है इन सारे विधेयक से। इनका वो संदेश भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। खैर, संदेश तो हो सकता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चलिए नायडू को और उनको धमकाने के लिए ये सब किया जा रहा है। मैं उस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं तो आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। ये आपका स्टेटमेंट था कि नए एविडेंस आए हैं इसलिए हमने एसआईटी गठित किया है, और ये आपके पुलिस का एफिडेविट है कि कोई एविडेंस नहीं है, वो सुसाइड ही था। कोई जांच नहीं हुई, कोई सीन रिक्रिएशन नहीं हुआ, कोई पूछताछ दिशा के पिता से नहीं हुई। वही रिपोर्ट को साइट करते हुए कि हमने दिशा के फियांसे रोहन रॉय और बाकी जो सतवंत सिंह है और बाकी जो लोग थे उस रात को सबसे जांच कर लिया और सबने कंफर्म कर दिया है कि वो सुसाइड था, और वही एफिडेविट आपने अदालत में पेश कर दिया। क्या आपकी साख बची देवेंद्र फडणवीस साहब? मित्रों, इसीलिए अब ये फैसला लिया जा रहा है कि न भूतो न भविष्यति लड़ाई की शुरुआत करनी पड़ेगी, और हम आप सबसे भी सहयोग चाह रहे हैं। ये लड़ाई बड़ी लंबी है। अब सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जब आप किसी हाई कोर्ट पर, आपको याद होगा पहले ही दिन, अप्रैल की बात है ये, अप्रैल में जब ये वहां मामला नहीं गया, जब कमिश्नर ने मार्च में एप्लीकेशन नहीं लिया, एफआईआर दर्ज नहीं किया, घुमाता रहा, डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात हुई, कमिश्नर तो भाग गया, एंटी रूम में छुप गया था जाकर के। तो जब अदालत का रुख किया हम लोगों ने, तो अदालत में रजिस्ट्रार ने मार्क कर दिया एक खास बेंच को, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे के बेंच को। उस पर नीलेश ओझा ने स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लिया और उन्होंने कहा कि हम इस बेंच में हमारा यकीन नहीं है, हमारे बेंच को बदला जाए। और उसके बाद क्या क्या गुल खिला। उसके बाद नीलेश ओझा के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जा रहा है कि इन्होंने जज के ऊपर आपत्ति की है, और जिस जज के ऊपर आपत्ति की है उस जज के ऊपर आपत्ति प्रेस में जाकर के की है, इसलिए इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस दिया गया और कंटेम्प्ट ऑफ केस का मुकदमा चल रहा है। वो हियरिंग कर रहे हैं, वो हियरिंग में शामिल हो रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो रहे हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह है मित्रों कि जिस शिकायत की बात पर इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चल रहा है, वो शिकायत लिखित रूप में
नीलेश ओझा जी ने 2 वर्ष पूर्व ही अदालत के संज्ञान में लाया हुआ है। और अब नीलेश ओझा का तर्क है कि जो शिकायत हमने अदालत के संज्ञान में 2 साल पहले लाया, 24 महीने पहले, उस पर सुनवाई क्यों नहीं हुई? अदालत ने सुनवाई क्यों नहीं की? अब इसका कंटेम्प्ट किसके खिलाफ चलेगा मिलॉर्ड? और इसीलिए नीलेश ओझा ने अभी दूसरी याचिका डाल दी है कि मुझे कंपनसेशन दो, और मिलॉर्ड को कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसीलिए तारीख दर तारीख पड़ रही है और वो पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका तर्क था कि आपने मीडिया में जाकर के अदालत की अवमानना की है, माननीय जज की अवमानना की है, आपने जज के खिलाफ जो है आपत्तिजनक व्यवहार किए हैं या आपत्तिजनक बातें की हैं, और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पेरिफेरी में आता है, इसलिए आपके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो आधार बनाया, जिस शिकायत को आधार बनाया, कि जिस एलिगेशंस को आधार बनाया गया, कहा गया कि आपको पहले अदालत में कहना चाहिए था ये बात। आपको अगर कोई शिकायत थी, कोई तकलीफ थी, आपको कोई जानकारी शेयर करना था, तो वो जानकारी, वो शिकायत आप अदालत से पहले शेयर करते, आप मीडिया में क्यों गए? बहुत अच्छी बात है, यही तो आधार बन गया नासूर। अदालत ने बजाबता चिट्ठी लिखा कि आपको पहले कोई भी शिकायत अदालत की संज्ञान में लाना चाहिए था, फिर आपको जाना चाहिए था मीडिया में। नीलेश ओझा जी ने कहा, मिलॉर्ड, जिसकी बात आप कह रहे हैं, और फिर उन्होंने एक शंका जाहिर की, आपको जो 5 जजों की बेंच बैठी, 2 बार इतिहास में मुंबई हाईकोर्ट के इतिहास में से 2 बार घटना हुई है जब 5 जजों की बेंच बैठी है किसी कंटेम्प्ट के हियरिंग के लिए, और दोनों बार संयोग से कंटेम्प्ट नीलेश ओझा के ही खिलाफ रहा है, दोनों बार। तो ऐसे न्यायिक योद्धा के खिलाफ ये चलते रहता है, लेकिन इस बार दांव उल्टा पड़ गया। इस बार मिलॉर्ड को जानकारी ही नहीं था, बाकी जो 5 जज हैं उनको जानकारी ही नहीं थी कि नीलेश ओझा को जिस आधार पर नोटिस भेजा गया है, उस आधार का जिक्र तो नीलेश ओझा ने अदालत में 2 साल पहले किया हुआ है, उसकी सुनवाई होनी है। अब नीलेश ओझा का दूसरा एप्लीकेशन लगा हुआ है माननीय अदालत के सामने कि मिलॉर्ड, आपने जो आधार बना करके हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट और ऑफ कोर्ट का नोटिस किया है, और आपने हमें घसीटा है उस केस में, तो अब जब आपको पता चल गया है कि वो आधार अब खत्म हो गया आपका, वो कंप्लेन हमने आपके सामने रखा हुआ है, अब जब उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसकी जिम्मेदारी मिलॉर्ड कौन लेगा? मिलॉर्ड के होश पाख्ता हो गए हैं, होश पाख्ता है। और अब हमें खबर है कि वो जो 5 जज हैं, अब वो उनको ये लग रहा है कि भाई अब इसका आधार क्या हो सकता है, इसका जवाब क्या दें? जज साहब के खिलाफ कोई कंप्लेन होता है तो सुनवाई नहीं होती, और कंप्लेन करने वाले अगर सुनवाई नहीं होती, और फिर वो जनता की अदालत में जाना चाहते हैं कंप्लेन करने वाले, तो उनको कहा जाता है कि जनता की अदालत में मत जाइए आप, तो सुनवाई कर लीजिए। सुनवाई क्यों नहीं की? और अगर उनका आरोप गलत है, तो फिर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चलाइए। नहीं चलाया आपने, क्यों नहीं चलाया? दाल में काला है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर 2 साल तक किसी कंप्लेन की सुनवाई अदालत में नहीं होती, जज साहिबा के खिलाफ कंप्लेन है और उस कंप्लेन की सुनवाई 2 साल तक नहीं हुई, अब नीलेश ओझा जी कह रहे हैं कि हमें कंपनसेशन दीजिए, हमारी जो आपने बदनामी की, हमें जो आपने डिफेम किया, हमें आपने इस कटघरे में डाला कि मैं एक ऐसा लॉयर हूं जो कानून का पालन नहीं करता हूं, जज के प्रति मेरी कोई आस्था नहीं है। ऐसा नहीं है, माननीय जजों के प्रति हमारी पूरी आस्था है, श्रद्धा है, भरोसा है, सब कुछ है। लेकिन आपने हमारे कंप्लेन को नहीं सुना। अरे 1.5 साल तक पीआईएल की आपने सुनवाई नहीं की, एडमिशन तो छोड़ दीजिए, पीआईएल की सुनवाई नहीं हो सकती थी 1.5 साल तक, ये कंपनसेशन कौन देगा? और जब आपने सुनवाई नहीं की, तब जाकर के क्या हुआ? तब दिशा के पिता सतीश सालियान आए हैं सीन में, और हमें मालूम था कि पीआईएल को एडमिट ये लोग नहीं करेंगे, सुनवाई ही नहीं करेंगे, एडमिशन तो छोड़ दीजिए, नहीं करेंगे, ये मालूम था। मिलॉर्ड, आप पर भरोसे में कमी हो रही है, आपकी साख का सवाल है।
And me, as a voice of voiceless, I have all the right to raise this pertinent question in front of you, before you, and you should listen us. This is high time now. No court is above the law. No court is above the natural justice. No court is above of any sentiment where millions of people are just waiting for justice. No court is above. Therefore, it is my argument in front of you. Therefore, it is my argument before you, my Lord. Please, you listen it. Otherwise, we shall move to Supreme Court. We shall move to Supreme Court, and we have already made up our mind that this case should be transferred to Uttar Pradesh. योगी राज में अब इसकी सुनवाई होनी चाहिए। महाराष्ट्र में न्याय की उम्मीद लग नहीं रही है, क्योंकि यहां जो न्याय मांगने की बात करते हैं उन्हीं के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है, उन्हीं को घसीटने की कोशिश की जाती है, पुलिस भाग जाती है, पुलिस कमिश्नर सुनने के लिए तैयार नहीं होता, पुलिस कमिश्नर एक जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसकी हत्या हुई, उसके पिता को फेस करने की हिमाकत नहीं कर पाता, उसकी आंख में आंख डालकर देखने की हिम्मत नहीं है पुलिस कमिश्नर को। विवेक फंसलकर फरार हो गया, वो 1 महीने तक मिला नहीं, और दूसरा पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती, वही बर्ताव हो रहा है। तो ना पुलिस से उम्मीद लग रही है, और मिलॉर्ड ने अच्छा काम किया है, हालांकि सुनवाई तेज हो रही है, बहुत तेज हो रही है, लेकिन मिलॉर्ड, पूरा देश देख रहा है कि एक असहाय पिता के लिए अदालत तारीख पर तारीख दे रहा है, तारीख पर तारीख, जिसे सुओ मोटो लेना चाहिए था, जिसे साफ साफ कहना चाहिए था कि इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर कीजिए, नहीं, डॉग लवर्स के लिए परेशान है अदालत। हमारी अदालत डॉग लवर्स के लिए परेशान है। डॉग लवर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा हुआ है, सुनवाई हो रही है, कुत्तों पर क्या किया जाए, गाय पर नहीं होगा, इसकी चर्चा मैंने कल की। यह है हमारे देश की न्याय व्यवस्था। बड़ी अच्छी बात है, आप कुत्तों पर करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, आप सुनाइए, कुत्तों को कहां रखना चाहिए, कुत्तों को कैसे रखना चाहिए, कुत्तों के प्रति आपकी संवेदना क्या होनी चाहिए, देश की संवेदना क्या होनी चाहिए। हमारी भी संवेदना है कुत्तों के प्रति, बहुत बहुत संवेदनशील जानवर है, हमें कोई खिलाफत नहीं है, लेकिन कुत्तों के लिए वक्त है। इंसान जो मर गया, बर्बर हत्या हुई, बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं, उसकी सुनवाई नहीं करेंगे, उसकी तारीख नहीं लगाएंगे। मुख्यमंत्री खुद, होम मिनिस्टर खुद कह रहा है कि हमारे पास फ्रेश एविडेंस आ गए, इसलिए हमने एसआईटी गठित किया, और उसी मुख्यमंत्री, उसी होम मिनिस्टर का पूरा महकमा कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। अदालत के पास समय नहीं है, अदालत के पास समय नहीं है, इसलिए शक पैदा हो रहा है। और ध्यान रखिए मिलॉर्ड, जनता सब देख रही है, और जनता की अदालत से बड़ी आपकी अदालत नहीं है, मैंने आपको बता दिया, जनता सब देख रही है। अगर यही तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख का सिलसिला चलता रहा ना, तो आप अपनी साख खो देंगे, और फिर इस देश को आप बनाना रिपब्लिक की तरफ ले जा रहे हैं। दिस कंट्री इज गोइंग टू बी बनाना रिपब्लिक, और आप बनाना चाहते हैं इसको। महाराष्ट्र में अब भरोसा नहीं है कि वहां दिशा और सुशांत को न्याय मिलेगा, इसीलिए हमारे वकीलों ने तय कर लिया है, कुछ वक्त आपको मिलेगा, महीने 2 महीने का इंतजार हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, कुछ काम आपने किया है, सुनवाई शुरू की है, फटकार लगाई है, लेकिन बेईमान, भ्रष्टाचार, अनैतिक, अत्याचारी लोग आपकी अवमानना कर रहे हैं। आप अपनी ताकत पहचानिए मिलॉर्ड, आपकी दरबार में इन बेईमानों, इन भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और केस लॉ आपके सामने मौजूद है, सारे केस लॉ आपके सामने मौजूद है। उस केस लॉ के आधार पर
हम ये आपसे आग्रह कर रहे हैं कि इनसे न्याय दिलाइए मिलॉर्ड। कोई ऐसी हम आपके सामने पूरा एविडेंस है। होम मिनिस्टर कहता है कि मेरे पास एविडेंस है, तो उन्होंने एसआईटी गठित किया ना। पूछिए होम मिनिस्टर को, नोटिस दीजिए, नोटिस दीजिए। व्हाई यू सेड दैट यू गॉट द फ्रेश एविडेंस एंड वेयर इज द फ्रेश एविडेंस? यू टेल मी व्हाई यू सेड। Was it a political statement? Was it a political statement of yours? And why you said this? Please send him the notice. We don't care, Home Minister. We don't care, Chief Minister. वो हमारे नौकर हैं, देश की जनता के वो नौकर हैं। मिनिस्टर वहां बैठे, वो राजशाही नहीं चल रही है, ये डेमोक्रेसी है। And we have all the right to raise such questions. वो सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्वेंट, ध्यान रहे, अंग्रेजी में पब्लिक सर्वेंट, वो नौकर हैं, आदेश पालक हैं वो। और जनता ये आदेश दे रही है कि भाई क्यों कहा आपने, हमें फ्रेश एविडेंस मिल गया है, इसलिए हमने एसआईटी गठित किया। मिलॉर्ड, प्लीज आस्क हिम, गिव द रिप्लाई। प्लीज यू सेंड द नोटिस टू होम मिनिस्टर हिमसेल्फ। He is all authorized to reply you. He is the one who has to give the reply. And he is running away. He is just passing political statement. And he is getting political bonanza out of this issue. Therefore, my request is, sir, Milord, please send him a notice, a direct notice to Devendra Fadnavis. Why he is not replying? Why his chief secretary is not replying? Why Mumbai police commissioner is not replying? Why Shailendra Nagarkar replied? Who is this Shailendra Nagarkar? Send him jail. मैंने कल आपके एक आईपीएस ऑफिसर की जानकारी दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उसे फटकार लगाई है, माफी मांग के गया है। मैं आपकी अंतरात्मा को झकझोर रहा हूं मिलॉर्ड, इसके पहले कि हम सुप्रीम कोर्ट में हमारे वकील आ जाएं और याचिका दाखिल करें। ये हम सब मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं, हम सब साथ मिलकर इस मुद्दे को लड़ रहे हैं। वो अदालत में लड़ाई कर रहे हैं, हम जनता की अदालत में जनता तक आवाज पहुंचा रहे हैं और जनता की आवाज आप तक पहुंचा रहे हैं। ये ज्वाइंट वॉर है, इट इज ए वॉर। और ये वॉर, ये अमेरिका, इंग्लैंड और पाकिस्तान से एक छोटा वॉर नहीं है, उससे बड़ी लड़ाई है। एक देश के न्याय व्यवस्था के साख का सवाल है, न्याय व्यवस्था की साख का सवाल है। इसलिए हम इस लड़ाई को आगे रखे हुए। एंड आई होप दैट इन द नेक्स्ट हियरिंग ऑन 29th of August, you will certainly send notice to Chief Minister. Now this is the time where Chief Minister or the Home Minister himself has to appear in front of you. उनको आप रिलीफ मत दीजिए, ये चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर उमिश्नर का छोड़ दीजिए, आप उनको भेजिए कि भाई you were the one who said that you got the fresh evidence, then why you are not investigation on the basis of the fresh evidence? Where is the fresh evidence? What fresh evidence you got? We have the evidence, we produce the evidence, but they are not ready to inquire, they are not ready to investigate on the basis of our evidence. We categorically produced our evidence, all in public domain. And you, Milord, you must be knowing, you must have seen the evidence which we have shown. And I am sure this time, 29th August, if you will fail to hear on 29th of August, we shall rethink that should this case be fought in Maharashtra or it should be transferred to Uttar Pradesh. Then we shall lose the hope. Still we are hoping. लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह वक्त आ गया है जहां हम सबको निर्णय लेना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट में इस परिप्रेक्ष्य में याचिका लगेगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी
और दिशा और सुशांत को न्याय मिलेगा। अगर बाबा के शरण में जाना पड़े, उत्तर प्रदेश योगी राज में जाना पड़े, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन हम जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि जो न्यायिक योद्धा, जो न्याय की लड़ाई करने वाले लड़ रहे हैं, उन्हीं को इंप्लीकेट करने के लिए षड्यंत्र शुरू कर दें, उनको ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में फंसाने का षड्यंत्र कर दें। ऐसा मत कीजिए मिलॉर्ड, ऐसा मत कीजिए। पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अगर अपनी साख बचानी है मिलॉर्ड, तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, 29 अगस्त को फेल मत कीजिए, फेल मत कीजिए। और माननीय फडणवीस जी, अगर आज भी आपकी आंख में पानी बची है, थोड़ी सी भी जनता के प्रति और न्याय के प्रति, सत्य के प्रति आस्था है, तो खुदा के वास्ते अपने वाजपेयी जी को स्मरण करके, अपने सूरमा और महारथी को स्मरण करके वो काम कीजिए जिससे जनता आपको प्यार देगी। वरना अभी 7 आया था ना क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में, सुपड़ा साफ होने वाला है, ये ध्यान रखिए। जनता बहुत ध्यान से फैसला करती है। मित्रों, हैरान हो जाएंगे आप, मैं कभी कभी चिंतित होता हूं, उस पर मैं अलग से शो करूंगा। राम रहीम कितनी बार बेल मिला है उसको मालूम है आपको? कानून का मजाक हो रहा है। वो रेप, हत्या के जुर्म में सजा काट रहा है, आजीवन कारावास की, आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। और जब जब भी चुनाव होता है, उसके ठीक आगे पीछे उनको छोड़ दिया जाता है चुनावी फायदे के लिए। बड़ी बेशर्म है ये राजनीति, बड़ी बेशर्म। अलग से उसका पूरा डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी अगर न्याय होता हुआ नहीं दिखा महाराष्ट्र में, तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगेगी और इस केस का ट्रांसफर होना तय मान के चलिए आप, जब ये केस उत्तर प्रदेश में चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लड़ाई जारी है। नमस्कार।